फारिस में एक सुल्तान सुलेमान नामी बादशाह था, जो भैंस बदलकर शहर में घूमने का शौकीन था। वालिद के इंतकाल के तख्त नशीन होने के बाद भी ये आदत बाकी थी। तख्त नशीन होने की तमाम रसूमात अदा की गईं। नौजवान सुल्तान ने शाही लिबास उतार दिया और अपने वजीर आजम को भी तैयार होने का हुक्म दिया, और दोनों आम शहरियों का लिबास पहनकर दारुल हुकूमत की कम जानी पहचानी गलियों की तरफ निकल गए। एक सनसान गली से गुजरते हुए सुल्तान के कानों में औरतों की तेज आवाजें पड़ी, जैसे वो किसी बात पर बहस कर रही हूं। सुल्तान ने दरवाजे की एक दरार से झांका तो देखा कि एक वसीया हाल में तीन बहनें सूफे पर बैठे, बड़े जोश व खरूश से बातें कर रही हैं। बातों से अंदाजा हुआ कि वो इस बात पर गुफ्तगू कर रही हैं कि वो किस कस्म के मर्द से शादी करना चाहती हैं। सबसे बड़ी बहन बोली, काश मेरी शादी शाही नान भाई से हो, मैं तो रोज ताजा नान खाऊंगी। दूसरी बोली, काश मेरी शादी तो शाही बावर्ची से ही हो जाए, मैं तो सारा खाना ही ताजा और लजीज खाऊंगी। तीसरी बोली, अल्लाह करे मेरी शादी सुल्तान से ही हो जाए और मैं शाही महल में ही रहूं। ये गुफ्तगू सुनकर सुल्तान बहुत महजूज हुआ। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि इन तीनों की ख्वाहिशें पूरी करेगा। उसने वजीर आजम से कहा कि इस घर को याद रखे और अगली सुबह इन खवातीन को दरबार में हाजिर करे। वजीर आजम ने हुक्म की तामील की। अगली सुबह वो तीनों बहनों को उन्हें बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। सरीना, तुमने नान बाई से शादी की ख्वाहिश की थी, तो ये रहा शाही नान बाई रबाब। तुमने शाही खां सामा से शादी की ख्वाहिश की थी, तो तुम दोनों की शादी भी तय हुई, शकरिया हुजूर पड़ी। दोनों बहनों ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर सुल्तान ने उनकी एक न सुनी। वो मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, मेरा फैसला उटल है, तुम सबकी ख्वाहिशें जरूर पूरी होंगी। इसी दिन तीनों की शादियां हो गईं, मगर इन शादियों में जमीन आसमान का फर्क था। सबसे छोटी बहन की शादी शाह फारिस की शादी के मुताबिक निहायत शान और शौकत जाहो जलाल और अजमत के साथ मनाई गई, जबकि सुल्तान के नानबाई और शाही बावर्ची की शादियों में सिर्फ इतनी ही खुशियां और तकरीबात हुईं जो उनके मर्तबे के मुताबिक थी। ये फर्क अगरचा फितरी था, मगर बड़ी बहनों को सख्त नागवार गुजरा। उनके दिलों में हसद की ऐसी आग भड़क उठी, जिसने आगे चलकर बहुत से लोगों के लिए दुख और मुसीबतें पैदा की। कई दिनों के बाद जब पहली मर्तबा उन्हें एक दूसरे से तन्हाई में बात करने का मौका मिला, जो शाही हमाम में हुआ, तो वो अपने जज्बात छिपाने में नाकाम रही। एक ने दूसरी से कहा, देखो तो सही उसके कितने नुखरे हो गए हैं, अच्छा होता अगर हम भी सुल्तान की ख्वाहिश कर लेते। अब वो एक मलका है और हम उसके गुलामों की बीवियां। ये बात मुझे याद न करवाओ, याद तो रखना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब वो मुल्का ही न रहे। ऐसी जरत कौन कर सकता है? हम करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच, वादा करो तुम साथ दोगी पका। वादा अपने उस शैतानी मंसूबे को अमली जामिया पहनाने के लिए दोनों बहनें अक्सर मिल बैठतीं और तरह तरह की साजिशें सोचतीं। हालांकि जाहिर में वो लाइबा सुल्तान के साथ पहले की तरह मोहब्बत और खुलूस का बर्ताव करते हैं। दो दूसरी तरफ लाइबा सुल्तान भी हमेशा उनसे नरमी और शफकत से पेश आती रही। बहुत उरसे तक उन बदअखवाहों को कोई ऐसा मंसूबा न सूझा जो कामयाब होता दिखाई दे, मगर आखिरकार वली अहद की मुतवक्का पैदाइश ने उन्हें वो मौका दे दिया जिसकी वो मुद्दत से मंतजर थी। उन्होंने सुल्तान से इजाजत ले ली कि चंद हफ्तों के लिए महल ही में क़याम करें और दिन रात अपनी बहन के साथ रहने लगें। बिलाखिर एक दिन एक निहायत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, जो सूरज की तरह चमक रहा था। दोनों बहनों ने उसे झूले में लेटाया और झौला महल के बागात से गुजरने वाली नहर तक ले गईं। वहां उसे उसके मुकद्दर के हवाले करके वापस आ गईं और सुल्तान को यह होलनाक खबर दी कि जिस बेटे की उसे बड़ी आरजू थी, उसकी जगह लाइबा सुल्तान ने एक कत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से और गम से बेकाबू हो गया। उसकी हालत ऐसी थी कि बड़ी मुश्किल से वजीर आजम लाइबा सुल्तान को उसके कहर से बचाया। उधर झूला खामोशी से नहर में बहता रहा, यहां तक कि शाही बागात के आखिरी हिस्से में उचानिक सल्तनत के एक निहायत मुअज्जिज और बुलंद मुरतबा अफसर निगरानी आला की नजर उस पर पड़ गई। उसने पास काम करते हुए एक माली से कहा, जाओ फौरन इस झूले को पानी से निकाल कर मेरे पास ले आओ। वो मुअज्जिज अफसर ये देखकर सख्त हैरान रह गया कि जिस झोले को वो खाली समझ रहा था, इसमें एक नन्हा सा बच्चा मौजूद था, जो अगरचा बहुत कम उम्र था, मगर उसके चेहरे से गैर मामूली
खूबसूरती की झलक साफ नजर आती थी, क्योंकि वो खुद कई बरसों से शादीशुदा था, मगर औलाद की नामत से महरूम था। इसलिए फौरन उसके दिल में ख्याल आया कि ये वो बच्चा है जिसे वो अपना बनाकर पाल सकता है। उसने आदमी को झूला उठाने और अपने पीछे आने का हुक्म दिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर में दाखिल होते ही वो बोला, ए, मेरी बीवी आसमान ने हमें अपनी औलाद से महरूम रखा, मगर देखो, उसकी जगह उसने हमें ये बच्चा अता कर दिया है। फौरन दाया को बुलाओ और मैं सबके सामने उसको अपना बेटा तस्लीम करने का ऐलान करूंगा। बीवी ने खुशी खुशी बच्चे को गोद में ले लिया। अगरचा अफसर अच्छी तरह समझ गया था कि यह बच्चा जरूर शाही महल ही से आया होगा, मगर उसने उस राज की मजीद खोज लगाना मुनासिब न समझा। अगले साल एक और शहजादा पैदा हुआ और इसी तरह बहा दिया गया, मगर खुशकिस्मती से उस बार भी बागात का यही एक नगरान नहर के किनारे टहल रहा था। उसने भी पहले की तरह झूला निकाला और बच्चे को अपने घर ले आया। दूसरी बार यह खबर सुनकर सुल्तान का गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा था, मगर जब तीसरी साल भी यही अजीब वाकया धराया गया तो वो बिल्कुल काबू से बाहर हो गया। हसद में जलती हुई बहनों की बेपनाह खुशी के लिए उसने हुक्म दे दिया कि मेरी मनहूस सुल्ताना को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन वो बेचारी खातून दरबार में इस कदर महबूब थी कि वजीर आजम और दूसरे दरबारी अपनी जानों को खतरे में डालकर भी सुल्तान के कदमों में गर पड़े और उससे रहम की भीख मांगने लगे। वजीर आजम ने अल्तमास की उसे जिंदा रहने दीजिए। जब सुल्तान का गुस्सा ठंडा पड़ा तो उसने खुद पर काबू पा लिया। अच्छा, उसे जिंदा रहने दो, उसने कहा, क्योंकि तुम सब उसके लिए इतनी दरख्वास्त कर रहे हो, मगर मैं उसकी जान सिर्फ एक ऐसी शर्त पर बख्शूंगा कि वो हर दिन मौत की दुआ करने पर मजबूर हो जाए। हुक्म है कि बड़ी मस्जिद के दरवाजे पर उसके लिए एक संदूक नुमा कोठड़ी बनाई जाए, जिसकी खिड़की हमेशा खुली रहे। उसे नहायत मोटे और घटिया कपड़े पहनाए जाएं और हर मुसलमान जो मस्जिद में दाखिल हो, गुजरते हुए उसके चेहरे पर थूक दे, जो कोई इस हुक्म की नाफरमानी करेगा, इस पर भी यही सजा नाफिज होगी। वजीर, तुम खुद देखना कि मेरे अहकाम पूरी तरह नाफिज हूं। वजीर आजम समझ गया कि अब मजीद कुछ कहना बेकार है। उधर हसद में डूबी हुई बहनें फतह के निशे में झूमती रहीं। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, वो खूबसूरत बा अखलाक और तालीम याफ्ता बने। एक दिन नगरान अफसर शदीद बीमार हुआ तो उसने मरने से पहले बच्चों को सारी हकीकत बता दी कि वो दरअसल शाही औलाद हैं। ये राज बताकर वो दुनिया से रुखसत हो गया। बादशाह जब ताजियत के लिए नगरान अफसर के महल गया तो नगरान अफसर की खूबसूरत बेटी ने खाने के साथ सलाद में मोती जोड़े खीरे रख दिए। बादशाह सुलेमान ये देखकर हैरान रह गया और उसने सवाल किया। बादशाह ने गुस्से और हैरत से कहा, ये कैसे खीरे हैं? ये कैसा मिजाक है? ऐसा कैसे हो सकता है? तब नगरान अफसर के घर परवरिश पाने वाली शहजादी ने पुरस्कून मगर परमानी लहजे में जवाब दिया, जहां की सल्तनत में एक मलका कुत्ते और बल्लियों को जन्म दे सकती हो, वहां मौती जुड़े खीरे भी खाए जा सकते हैं। हुजूर, ये अल्फाज सुनते ही बादशाह के जिहन में साजिश की गरहें खुलने लगें। उसे अंदाजा होने लगा कि मामला महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि गहरी चाल है। उसी लम्हे तौबा ने आगे बढ़कर सारी हकीकत बयान कर दी। हर साजिश, हर झूठ और हर छिपी हुई हकीकत बेनकाब हो गई। बादशाह सच सुनकर शर्मिंदगी से झक गया। उसकी आंखों के सामने लाइबा सुल्तान का चेहरा घूमने लगा। निदामत उसके दिल पर इस कदर गालिब आई कि वो रोता हुआ वापस महल लौटा और लाइबा सुल्तान से माफी मांगी तोबा, और शहजादों को बाइज्जत तौर पर महल लाया गया, जबकि सरीना और रुबाब को इन साजिशों के जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई। बिलाखिर सच और हक गालिब आ ही गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।